Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 11.2, equation of a line. के solutions हम कर रहे हैं exercise 11.2 part 2, right? Part 1 में हमने करीब करीब तो exercise कर ली because as we discussed yesterday, exercise is quite easy. Okay? Exercise was quite easy. Question number 12 तक तो हमने नहीं 13 तक तो हमने यूं ही खत्म कर दिया ना। जो टॉपिक्स थे इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाना, ठीक है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से, मतलब दो केसेस में इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाना वो कवर किया। और इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑलरेडी बनी बनाई है। ऑलरेडी इफ यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन तो उसमें से अपन कौन सा डेटा जो है डिराइव कर सकते हैं। वो डेटा क्या था? जो डेटा हम डिराइव कर सकते हैं वो डेटा क्या था जो हम डिराइव कर सकते हैं? अगर ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ लाइन बनी बनाई है तो हम ये बता कर सकते हैं कि वो किस वेक्टर से पैरेलल है, वो किस लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर होना। अच्छा, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उनके बीच का एंगल निकालना, ये हमने कवर किया। अब आज क्या करना है? आज एक लास्ट टॉपिक फ्रॉम द एक्सरसाइज बचा हुआ था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, वो भी हम कब बता सकते हैं? जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो। जब लाइन की इक्वेशन गिवन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे ये दो इक्वेशन गिवन है, दो लाइंस हैं, तभी तो उनके बीच की दूरी निकालोगे। ठीक है ना? तो दो लाइंस के बीच की दूरी जब उनकी इक्वेशन गिवन है वो हम पता लगाएंगे, है ना। ओके, चलो। तो जब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आती है तब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखा था कि वो जो दो लाइंस होती हैं वो या तो पैरेलल होती हैं या फिर स्क्यू होती है ना। पैरेलल लाइंस होंगी तो फॉर्मूला इस थोड़ा सा डिफरेंट, एंड स्क्यू लाइंस इनका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसीलिए फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर फॉर्मूला सेम होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट फॉर्मूला डिफरेंट है तो हमको ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं और कौन सी दो लाइंस स्क्यू हैं। अब पैरेलल होना और स्क्यू होना उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे। तो लाइन की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो बाद वाला वेक्टर है, वेक्टर बी, जो कि नॉन जीरो स्केलर लैम्डा या म्यू के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोस एनालाइज करके हमको पता चलेगा कि ये पैरेलल है या नहीं है। एक्चुअली हमको केवल इतना चेक करना है कि वो पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो 100% स्क्यू है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो 100% स्क्यू है। अच्छा, एक चीज और सुनो। वैसे तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है तो वो क्या है? स्क्यू है। क्या है वो? स्क्यू है। तो अगर वो स्क्यू है और हम डिस्टेंस निकालने लग गए स्क्यू वाले फॉर्मूला से, और इन केस डिस्टेंस जीरो आ गया, इन केस न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ गई उस फॉर्मूला से? 0 यूनिट। तो फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अब तो ये स्क्यू भी नहीं है, अब ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो उनके बीच की दूरी क्या होती है? 0 यूनिट होती है ना। होती है ना। तो अब तो वो स्क्यू भी नहीं है, वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का तो वह केवल एक ही तरीका है पता लगाने का, उनके बीच की दूरी निकालो, एंड इफ द दूरी कम्स आउट टू बी 0 यूनिट तो फिर वो हो जाएगा कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलो। ओके, तो अब देखो इसका डायरेक्शन रेशियोस देखना। देखा 1 -1 1, इसके डायरेक्शन रेशियो देखना जरा। बोलो। 2 1 2। आपको क्या ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल का तरीका क्या होता है? ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए सेट्स। तो क्या प्रोपोर्शनल है क्या? 1/2 1/2, ये दो सेट तो दो रेशियो तो मिलने, लेकिन बीच वाला रेशियो मिसमैच हो गया। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये क्या है? स्क्यू लाइन से। अब स्क्यू लाइन से तो स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो फॉर्मूला याद है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये तो है हमारा वेक्टर A1। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम अभी तक बात कर रहे थे कि जैसे एंगल वैंगल निकालना होता था तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि हमको केवल डायरेक्शन वाले वेक्टर से मतलब होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वेक्टर A1 वाले से भी हमको मतलब होता है, दोनों से मतलब होता है। ये वेक्टर A2, चारों वेक्टर से मतलब होगा, चारों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला बना हुआ है। बना हुआ है ना? तो बताओ क्या बना हुआ है। ये वेक्टर B1, ये वेक्टर A1। बोलो तनिष। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 दिन पहले बताया हुआ फॉर्मूला भूल गए, जबकि डिराइव भी करवाया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको अपन डी कह सकते हैं। हाँ बोलो। इनटू मतलब? इनटू क्या? क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, फिर डॉट प्रोडक्ट A1 A2 ना। A2 माइनस A1
A2 - A1 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इट कैन बी इक्वल टू ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो एक मॉडुलस, देन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज द फॉर्मूला। नीचे वाला मैग्नीट्यूड है, ऊपर वाला मॉडुलस है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स, जैसे सपोज करो एक सब्जी बनानी है ना, बटर पनीर बनाना है। अब बटर पनीर थोड़ा ना ऐसे बटर पनीर डाल देंगे तो बटर पनीर बन जाएगा, उसके लिए उसके इंग्रेडिएंट्स रेडी करने पड़ेंगे, जैसे प्याज छोटा काटना है, बड़ा काटना है, या कुछ चटनी तैयार करनी है, कुछ पेस्ट तैयार करना है, या पनीर को जो है वो पहले फ्राई करना है, जो भी है। तो इसलिए ये सब सपोज करो दिस इज लाइक बटर पनीर। अब बटर पनीर में एक इंग्रेडिएंट ये है, एक इंग्रेडिएंट ये है, एक इंग्रेडिएंट, तो तीन इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पड़ेंगे अपने को। फिर उसके बाद इस फॉर्मूला से बाद फिर जब सब कुछ रेडी हो जाता है फिर उसको डालते हो ना आप कढ़ाई में। तो पहले वो अलग 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 अगर आप कहो, देखो एक तरीका ये होता है, और एक सब्जी ऐसे होती है जो, एक तो कॉम्प्लेक्स सब्जी होती है, कॉम्प्लेक्स सब्जी में क्या है, पहले से रेडी करना पड़ता है, ये तैयार करो फिर उसमें कढ़ाई में डालो। एक होती है सिंपल सब्जी, उसमें क्या करो, आप तो सब्जी डाल दो पहले ही और कढ़ाई के अंदर ही चलने दो सब, प्याज भी कढ़ाई में काट रहे हैं है ना, पेस्ट भी कढ़ाई में बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो कौन से होते हैं, जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं, यानी कि इधर ही मैं वैल्यू रख दूंगा, इधर ही वैल्यू रख दूंगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्जी है ना, इसमें अगर मैं इधर रखने लगूंगा तो काफी बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए पहले अलग अलग अपन इसके इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। ओके, तो मुझे बताओ B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा इन शॉर्ट, सबसे पहले तो है ना, B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, चलो। सो इट इज लाइक आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बोलो B1 के क्या है डायरेक्शन रेशियोस, 1 - 1 1, इसके 2 1 2, राइट। चलो जी, तो बताओ उसका आंसर बोलो फटाफट। आई कैप के साथ क्या आएगा, -2 - 1, तो -3 आई कैप, -3 आई कैप, ठीक है। माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, माइनस जे कैप के साथ 2 - 2 0, तो 0 जे कैप। एंड देन के कैप के साथ क्या आएगा, 1 - -2, यानी अगेन 3 के कैप। एक बार ये निकल गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो लगे हाथ, क्यों, क्योंकि देखो नीचे मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो B1 क्रॉस B2, आप एक एल्गोरिथम याद रखो कि ऐसा ऐसा करने के लिए ये काम हमको इसी इसी प्रोसेस में करना है। तो -3 का स्क्वायर इज 9, 0 का स्क्वायर इज 0 एंड 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, तो √18 इज लाइक 3√2, ठीक है डन। अब क्या बचा, A2 - A1 ही तो बचा। अब देखो A2 - A1 तो चाहे से आप अलग से लिखो या ना लिखो, वो आप उस सब्जी में छोटी मोटी चीज तो आप सब्जी के अंदर कढ़ाई के अंदर भी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट कोई स्पाइसेस है वो डालने भूल गया, तो कोई बात नहीं, बाद में उसमें भी डल जाएगी है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितने की ये दोनों थे। ओके, तो चलो अब अभी तो अपने को खैर पता है, तो अपन A2 - A1 भी निकाल लेते हैं। बाकी A2 - A1 आप वहां पे भी रख सकते हो, ठीक है। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 की वैल्यू बोलो। तो 2 - 1 यानी आई कैप, -1 - 2 यानी कि -3 जे कैप, देन व्हाट, -1 - 1 -1 -2 के कैप, 2 के कैप। तो ये आ गया आपका साहब A2 माइनस, तो तीनों इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए, अब डाल दें कढ़ाई के अंदर। चलो लेट्स डू इट। तो B1 क्रॉस B2 है हमारे पास -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, फाइन, का डॉट प्रोडक्ट करना है। A2 - A1 है मेरे पास, आई कैप -3 जे कैप -2। खुशी आपने कल वाली वीडियो का काम कर लिया खत्म, देख ली, ओके। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकाल ही लिया है हमने, 3√2, फाइन। ओके चलो करो डॉट प्रोडक्ट, -3 × 1 becomes -3, 0 becomes 0, 3 × -2 becomes -6, मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 3√2। सो -3 -6 यानी कि मॉड्यूलस -9 यानी 9 डिवाइडेड बाय 3√2, 3 से 3 टाइम्स गया, सो 3/√2 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। चेक करो आंसर, ज्यादा ज्यादा रेशनलाइज कर देगा और तो क्या ही करेगा, तो 3√2/2 हो जाएगा, रेशनलाइज कर देता हूँ, 3√2/2 यूनिट्स। चेक करो किस फॉर्म में रेशनलाइज्ड है कि नहीं है, और बताओ अब ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ तो वो रेशनलाइज कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, 3√2/2 यूनिट, समझ आया। तीन इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं अपने को, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हो, एक और चीज इधर देखो, हमने जब डेरिवेशन किया था तभी भी इस चीज को डिस्कस किया था, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये A2 - A1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं,
1 -3 और -2, हम चाहें तो इस आई कैप जे कैप के कैप की जगह डायरेक्टली भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। देखो यहाँ पे -3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करो खुशी, आई कैप से। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से है ना। यहाँ पे ये 0 जे कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -3, तो क्यों ना मैं आई कैप जे कैप के कैप की जगह ये रख दूं 1 -3 और -2। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। और ये काम जनरली किया जाता है जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर फॉर्म में तो जनरली नहीं किया जाता। ये प्रोसी एल्गोरिथम परफेक्ट है वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो। अगली अगली इक्वेशन देखो, 15th वाला क्वेश्चन में हमको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम डायरेक्टली रखेंगे, ठीक है ना, जैसी स्थिति वैसे अपने को एक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ द इक्वेशंस आर गिवन इन व्हाट, shortest distance between the two lines same, but the equation is given in what, Cartesian form, right? अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी रिस्की होती है देखने के लिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि इनके कोएफिशिएंट 1 है क्या, 1 1 1 1 1 1, बस एक बार ये पता चल जाए कोएफिशिएंट 1 है, अब ये रिस्की नहीं है, अब ये रिस्की नहीं है। तो अब यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म से हमको 12 एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। कितने एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो इसको x+1/7 को मैं लिख सकता हूँ x-1, फाइन। और नीचे तो 7 है ही सही ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y+1 को क्या लिख सकते हो आप, y-1, z+1 को क्या लिख सकते हो आप, z-1, फाइन। ठीक है, x-3 को छेड़छाड़ करनी नहीं है, इन तीनों को छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 इधर से पहली इक्वेशन से ऊपर क्या निकल के आएगा, x1, y1, z1, ठीक है। और नीचे क्या निकल के जाएगा, a1, b1, c1, यही होगा भाई। एक तरीके से ये तो हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा x2, फाइन, और ये हो गया मेरा x3, ठीक है। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, a1, b1, c1। चलो दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, उसमें तो कुछ चेंजेस करने नहीं है, उसी ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में वो। तो ये हो जाएगा मेरा x2 यानी 3, नॉट -3, याद रखना ना, ये 3 है मेरा x2। और y2 क्या है, नहीं 5, -5 मत कर देना। एंड z2 क्या है मेरा, 7, नॉट -7, ठीक है। और a2 b2 c2 इज क्वाइट इजी, a2 b2 c2, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1। पहली को इससे कंपेयर करोगे तो वहां से x1 y1 z1 a1 b1 c1 की वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी को किससे कंपेयर करोगे, x-x2 y-y2 z-z2 a2 b2 c2, दूसरे की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी, उससे 6 अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहला काम ये करना है, ठीक है। एक बार ये काम हो गया तो मैं एक जगह लिख लेता हूं, चाहो तो लिख 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 क्या लेता हूं अभी, इधर सामने दिखाई दे ही रहा है ना आपको एग्जाम में, लेकिन लिखना है वी गेट द वैल्यूज ऑफ दिस 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 दिस। अब सीधे फॉर्मूला लगा दें। अब फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्मूला याद है आपको, डिटर्मिनेंट ऊपर तो x2 - x1 y2 माइनस, अभी अभी बताया ना आपको, वेक्टर a2 - आई कैप जे कैप के कैप की जगह a2 - a1 रख दो, तो a2 - a1 वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में तो वो x2 - x1 है ना, z2 - z1। और नीचे जो है इनके ये वाले मतलब a1 b1 c1 c1 a2 b2 c2। अच्छा दूसरी चीज ये तो है डिटर्मिनेंट, अब एक मॉडुलस और लगेगा ताकि ये पॉजिटिव हो, ठीक है ना, एक मॉडुलस और लगेगा इनको, ये मतलब बाहर वाला मॉडुलस है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे जो होता है किसका मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये 7 - 6, या तो हम एक फॉर्मूला है ऐसे करके B2C1 - B3C1, इस तरीके से फॉर्मूला है, ये याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, हमने उसमें फॉर्मूला में भी बताया था कि आप उसको सिंपली B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। चलो अब मुझे बताओ, ऊपर मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं एक बार, x2 - x1 करो, 3 -1 4 आ गया, ठीक है। आगे बोलो, 5 -1 6 आ गया, 7 -1 8 आ गया, फाइन। a1 b1 c1 क्या है, 7 -6 1, a2 b2 c2 1 -2 1, फाइन। कर दूं उसको डिटरमिनेंट को क्लोज और मॉडुलस भी लगा दूं,
ये मॉडुलस पे, ठीक है, डन। अब नीचे क्या करूं, नीचे क्या अलग जाऊं? देखो एक तरीका है, अभी अभी भी एक तरीका है कि नीचे हमको अलग ना जाना पड़े। देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। देखो फॉर्मूला सबको आता है ना, फॉर्मूला याद भी हो जाएगा ना, इतनी सारी बात फॉर्मूले के लिए थोड़ा ना हो रही है। हमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है यही तो सीखना है, कि अब सर ये आ गया तो इसको कैसे अप्रोच करूं, क्या अलग लेके सॉल्व करूं या इधर करूं। तो डू वन थिंग, B1 क्रॉस B2 में ध्यान से सुनो, B1 क्रॉस B2 में x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 की जगह आई कैप जे कैप के कैप भी तो रहा होगा, रहा होगा। तो जब उसका अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ऊपर की रो का तो कोई रोल ही नहीं है, जो भी मैग्नीट्यूड बना हुआ नीचे से ही तो बना होगा। तो एक्चुअली यही तो हुआ होगा क्या, देखो एक्चुअली यही तो हुआ होगा, -6 इंटू -1 माइनस -2 इंटू -1, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर ही तो आएगा यहाँ पे, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आई कैप रखा हुआ है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है उसी का तो स्क्वायर करते हो। समझ में आ रहा है खुशी? ठीक है, तो हम सीधे कर देते हैं वो। तो बताओ मुझे क्या आएगा, -6 × 1 -6, ध्यान से करेंगे, -6 × 1 -6 माइनस -2, तो -6 + 2 -4 का स्क्वायर, समझे क्या, प्लस। अब दूसरा कंपोनेंट थोड़ा ध्यान से करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट में जब अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस जे कैप रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो माइनस माइनस मर्ज करने के बाद जो आंसर आता है उसके उसका होल स्क्वायर करते हैं ना। तो एक बार के लिए आप ऐसे करो, पहले तो आप इसको भूलो, ये गया ये गया, 7 × 1 = 7 और -1 यानी 6 तो वैसे ही आ गया, लेकिन माइनस जे कैप था, माइनस जे कैप था तो -6 का होल स्क्वायर होगा, 6 का होल स्क्वायर नहीं होगा, हालांकि दोनों का स्क्वायर सेम होता है, बट फिर भी हमको याद रखना है किसका होल स्क्वायर हुआ, ये -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में कोई दिक्कत, फर्स्ट और लास्ट में दिक्कत नहीं, बस बीच का थोड़ा ध्यान से करना। तो -14 माइनस -6, तो -14 + 6, -14 + 6 विल गिव मी -8 का होल स्क्वायर, समझ आया? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब ऊपर वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इधर ऊपर की साइड सॉल्व कर देता हूँ, आगे का काम है ना, इक्वल टू, ठीक है। अब सुनो, ऊपर जब मैं, हाँ वेरी गुड, देखो ये नीचे का काम तो मैं नीचे कर ही चुका हूं ना, अब तो इनको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ही तो लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है, मैंने एक सिंगल मेहनत करके ही वो काम कर दिया है ना। चलो बस अब मल्टीप्लाई करने का काम है, ठीक है। तो -4 × 4 इज -16, आगे बोलो, -6 × 6 इज व्हाट, -36, एंड -8 × 8 इज व्हाट, -64। तो हो गया ना इजी काम। अब मॉडुलस तो लगा देना और डिवाइडेड बाय नीचे इसको सॉल्व करके डाल दो, 16 + 36 + 64, यानी √116 हो गया नीचे। अच्छा इसको जोड़ना भी है, ये सेम कैसे आया, ऊपर भी 16 36 64, कुछ गलती हो रही है क्या, चेक करो, नहीं हो रही। देखो एक्चुअली क्या है, जो ये नीचे इसका मैग्नीट्यूड आया ना, वो सेम नंबर्स आ गए, इत्तेफाक है ना ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जो नीचे -4 -6 -8 है तो ऊपर भी 4 6 8 आएगा ना, दिस इज बस जस्ट एन इत्तेफाक। सो ऊपर भी क्या आ गया, माइनस का 116 का मॉडुलस, और नीचे भी क्या आ गया, √116। सो इट इज लाइक 116 डिवाइडेड बाय √116, सो इट इज लाइक √116, एंड √116 को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, वो सॉल्वेबल तो होना ही चाहिए। 4 से कट सकता है क्या, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, यस, तो 2√29 यूनिट्स, चेक करो आंसर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ओके। अब एक थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लग रही इसमें, एक चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही यार, वो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। सुनो क्या, कार्टेशियन फॉर्म में आप ये नीचे मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड नहीं डालेंगे, फॉर्मूला आप प्योर कार्टेशियन लिखेंगे। इन केस आप भूल जाते हो तो आप एक काम करना, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करके वेक्टर वाले तरीके से कर लेना, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला मर्ज करके मत लिख के लाना। तो आप देखो अभी भी वो काम कर सकते हो, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए तो वेक्टर इक्वेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ स्मार्टली, इसको कर दिया मैंने डिलीट, मैग्नीट्यूड ही तो है ना, तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड इन्हीं 6 कंपोनेंट से तो बना होगा, किससे बना होगा, इससे ही तो बना होगा। तो क्या किया था अभी आपने, B1 C2 - B2 C1, यही है, B1 C2 - B2 C1 का होल स्क्वायर, यही तो किया, यही तो किया, बोलो।
प्लस उसके बाद ये गया A1C2 माइनस A2C1 का नेगेटिव, नेगेटिव करोगे तो A2C1 माइनस A1C2 हो जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर, एंड देन एक लास्ट टर्म बोलो, ये गया A1B2 1B2, थोड़ा इधर से करो, A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो देखो अभी मेरे को भी याद नहीं है ये नीचे एक्चुअली क्या चीज है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर अरेंज किया तो नीचे का हिंट मिल गया। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, लिख सकते हो ना। बट अगर अपन वैसे लिखेंगे ना तो सही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो चेक करने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो काट दे तो काट दे कि यार ये कार्टेशियन में वेक्टर कहाँ घुसा के, या तो फिर पूरे को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला नया तैयार कर रहा है जिसमें आधा पार्ट तो उसका कार्टेशियन फॉर्म में दिखाई दे रहा है एंड आधा पार्ट उसका वेक्टर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, समझे? ओके, सो हम वे विल नॉट टेक द रिस्क, हम ऐसे लिख के लाएंगे। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं हम हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट। चलें आगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रीड आउट करना बेटा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन है सारे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, अच्छा पहले वाले में भी हमने चेक नहीं किया, हमको चेक करना चाहिए कि पैरेलल तो नहीं है, हालांकि वो तो नहीं निकले, है ना, ये बिल्कुल किसी भी हालत में प्रोपोर्शनल नहीं दिखाई दे रहे। अब वेक्टर इक्वेशंस गिवन है तो लेट्स फाइंड आउट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। फाइंड आउट 1 2 1/2 देन -3/3, यही फेल हो गया, वो तो एक बार भी फेल हो गया तो फेल। ओके, सो अब क्या है, अब ये वेक्टर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर इक्वेशन वाली वेक्टर फॉर्म में है, तो अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं। दो क्वेश्चन अपन ने दोनों तरीके से कर लिए, तो अब ये दो क्वेश्चन तो एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे, है ना। चलिए तो बोलो D इक्वल टू, बोलो वेक्टर इक्वेशन में। यस, A2। अच्छा एक चीज और, कई कई बच्चे है ना ये कहते हैं कि सर ये A2 - A1 तो शायद बुक में इधर है या उधर है, ऐसी बातें कहते हैं कि ये A2 - A1 किसी की बुक में इधर है, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी लगाओ। ठीक है, अब जब पैरेलल लाइंस का करेंगे तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, तो उसमें क्या करेंगे, क्या सीरीज वाइज ही लिखेंगे। तो लिखना तो चाहिए, अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा वहां पे। नहीं मॉडुलस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे अपन, ऊपर एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आप ये बात तो मानते हो कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, बट ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ए क्रॉस बी मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन है, ए बी क्रॉस से नीचे वाली डायरेक्शन है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे जाएगा। आप स्क्रू को 60 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो वो जितना अंदर गया, 60 डिग्री वैसे घुमाओगे तो उतना ही तो बाहर आएगा। ठीक है, तो फिर भी लेकिन हम वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। नीचे क्या, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो तो लेट्स फाइंड आउट, B1 क्रॉस B2 कर दो फटाफट, B1 क्रॉस B2। अच्छा सुनो, B1 क्रॉस B2 इंटू A2 - A1 शायद एक साथ ही कर दूं मैं, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इधर ही कर रहा हूँ उसके साथ, यानी अब कढ़ाई के अंदर ही सब कुछ है, एक साथ ही डाल रहा हूँ। तो A2 - A1 ऊपर अरेंज कर रहा हूँ, तो बोलो A2 - A1 अरेंज करना है, 4 - 1 3, देखो 4 - 1, ठीक है ना, ये कर रहे हैं, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3 3 3 आ गया यहाँ पर ना, 3 3 3। और B1 क्रॉस B2 तो ये है ही सही, B1 क्या है, 1 - 3 2, 1 - 3 2, देन व्हाट, नीचे बोलो 2 3 1, 2 3 1, एक डंडा है फिर दूसरे डंडे, और नीचे फिर इसका मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, करो मैग्नीट्यूड, अरेंज करो इसको भी। तो देखो -3 × 1 -3 -3 -6 -3 - 6 यानी -9 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बोलो ये गया, देन व्हाट, 1 1 जा 1, और उसके बाद क्या होगा, 1 1 जा 1 एंड -4, 1 - 4 -3, लेकिन सेकंड वाला ऐसे भी नेगेटिव होता है तो +3 हो गया, +3 का स्क्वायर। देखो अगर हम नीचे अरेंज कर देते हैं ना तो ऊपर के लिए फिर हमको इतना ही काम रह जाता है, बस इनको मल्टीप्लाई करने का ही काम रह जाता है, तो नीचे अच्छे से अरेंज कर दो बस, है ना। फिर ये गया 3 माइनस, नहीं 3 -6, तो यानी 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, का सम का रूट। तो ठीक है, इक्वल टू इधर कर देते हैं, अब ऊपर तो केवल मल्टीप्लाई करना ही रह गया, -9 × 3 या 3 × -9 प्लस 3 × 3 रह गया, प्लस
3 × 9 रह गया, और इसका मॉडुलस है डिवाइडेड बाय, करना स्क्वायर, 81 प्लस 9 प्लस 81। ठीक है, तो इक्वल टू, ये कितना है, -27 प्लस 9 एंड प्लस 27 डिवाइडेड बाय, करना जोड़ना, 90, 90 और 81, 171, 171 तो नॉन फैक्टराइजेबल है शायद, ये दोनों तो कट गए। अच्छा, मॉडुलस भी लगाओ, तो 9 का मॉडुलस 9 ही आएगा, और रूट 171 तो नॉन फैक्टराइजेबल है शायद, चेक करो आंसर यही क्या। 99 जो होता है वैसे तो बस, लेकिन 19, हाँ 99 जो होता है तो होगा ना यार, फिर तो 3 आएगा ना, टेबल याद नहीं है मतलब आपको। 99 जो होता है तो 9 का 3 आ जाएगा ना बाहर, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 √19, 3 से 3 टाइम्स, सो 3 √19 या तो, और रेशनलाइज कर दें तो 3 √19/19, दोनों में से एक आंसर। 3 √19 नहीं, 3/√19 यूनिट्स। ओके, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। तो पहले, सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस पूछिए, हम पहचान करेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, स्क्यू है या पैरेलल। तो अभी 3 स्क्यू आई तो होपफुली ये पैरेलल होनी चाहिए, देखते हैं। अच्छा, अब तीसरी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको इक्वेशन भी थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज तरीके से दी हुई है, हमको इसमें से इनका वेक्टर A1 और वेक्टर B1, वेक्टर A2, वेक्टर B2 को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखना क्या कर सकते हैं अपन। एक काम करो, उनको सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × आई कैप बोलते जाओ, आई कैप, ठीक है ना, -T × आई कैप, -T आई कैप, आगे बोलो, T × जे कैप इज +T जे कैप, then what, -2 j cap, then what, +3 k cap, then what, -2 t k cap, फाइन। ठीक है, आगे बढ़ो, तो इसके आगे कर दो, चलो इसके आगे करते हैं, इक्वल टू, या इसके नीचे करो। तो आई कैप वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक ये, एक नहीं, आई कैप वाले नहीं, सॉरी, हाँ टी वाले और जे वाले, कैसे करेंगे बताओ। देखो, हाँ टी वाले कंपोनेंट अलग कर दो, और नॉन टी वाले कंपोनेंट अलग कर दो, ठीक है ना। तो नॉन टी वाले कंपोनेंट है आई कैप, -2 जे कैप +3 के, इसको तो अलग कर दूं, आई कैप -2 जे कैप एंड +3 के, यानी लैम्डा की जगह टी लिया है, लैम्डा की जगह क्या लिया है इसने, टी। अब टी को कॉमन ले लो इसमें से, तो +T टाइम्स अंदर क्या बचेगा, -आई कैप प्लस जे कैप, एंड देन व्हाट, ना टी को कॉमन लिया तो -2 के कैप, ठीक है। अब देखो, हिंट ही तो लेना होता है, अब हिंट ले लिया, अब दूसरे में आपको सबको सबसे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आप शायद कर दोगे। देखो, हमने एक्चुअली किया क्या, इसको, इस -2 को और इस +3 को तो अलग कर दिया, और टी वाले के साथ जो जो भी थे, -1 +1 और -2 ये अलग कर दिए, ये तो किया। तो अब ये लॉजिक से अपन नीचे बिना उसके थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो नीचे एस है अब, है ना, जैसे लैम्डा के साथ म्यू, टी के साथ है, तो नीचे देखो नॉन एस वाले कंपोनेंट्स कौन से, 1, और नॉन एस वाले कंपोनेंट -1, नॉन एस वाले कंपोनेंट +1, तो इससे तो वेक्टर A1 बनेगा, यानी आई कैप -जे कैप +k कैप, फाइन। और s कॉमन ले लूं तो s वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 -2, है ना। तो 1 2 -2 का मतलब हो गया, एक बार इधर प्लस भी लगाओ, प्लस, ठीक है। हाँ, आई कैप, फिर क्या था 2, तो 2 जे कैप एंड -2 k, तो हो गया, आपकी वाली फॉर्म बन गई अभी ये। अब क्या करना है, वही A1 B1 C1, वेक्टर इक्वेशन ही गिवन है सीधे, तो चलो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, D = बोलो, ऊपर सीधे मैं x2 - x1 और वो सब रख दूं, तो x2 - x1 कैसे करूंगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 -2 यानी -1 + 2, -1 + 2 इज 1 +1, इसको इससे किया, y2 - y1, z2 - z1, 1 - 3 इज -2। चलो अब इनको अरेंज करो, -1 +1 -2, नीचे इनको अरेंज करो b2 को, 1 2 -2, समझ में आ गया होगा ना बेटा, बोलो खुशी। This is like vector A1, this is like vector A1, this is like vector A2, this is like vector B1, and this is like vector B2, ठीक है, A1 B1 A2 B2, ठीक है। चलो जी, और डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय भी तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सीधे सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, वैसे आपको फॉर्मूला सब लिखना है, करो। 1 × -2 इज -2, -2 × -2 इज -4, तो -2 - -4 यानी -2 + 4, -2 + 4 इज
+2 और +2 का स्क्वायर प्लस ये गया 2 माइनस -2, तो 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 4, और वो नेगेटिव भी तो हो जाता है, तो -4। सेकंड वाले क्वांटिटी जो भी आंसर है उसका नेगेटिव कर दो। ये गया, तो -2 -1, राइट, -3। अब ऊपर के लिए हमको क्या करना है, बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना, जस्ट मल्टीप्लाई ही करना बचता है फाइनली। चलो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं। अच्छा, ये चीज फिर हम भूल गए करना, वैसे तो देखो नहीं आ रहा है हर बार, लेकिन पैरेलल लाइंस को आपको एक बार चेक करना चाहिए। तो चेक हमने वैसे इधर से पता चल रहा है ना, रेशियो देखो इन दोनों का ही तो रेशियो देखना है, तो रेशियो सेम नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है एक बार चेक करना, राइट। एक्चुअली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन हो ना बेटा कि फाइंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके और B1 B2 निकालेंगे, और आप ये भी लिखेंगे क्या, हेयर B1 कैन नॉट बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, विच implies that B1 is not parallel to B2, and which implies that is L1 is not parallel to L2. So we can say that L1 and L2 are skew lines. Now the shortest distance between these two skew lines is, फिर फॉर्मूला डालेंगे, समझ गए, ठीक है, ये एल्गोरिथम फॉलो करना है। ओके चलो, तो करो मल्टीप्लाई, 2 × 0 प्लस -4 × 1 प्लस -3 × -2, फाइन, एंड मॉडुलस, एंड डिवाइडेड बाय 4, 16 एंड 9 रूट। सो ऊपर देखो 0 जी, बोलो क्या क्या आएगा, 0 -4 और वो +6, -4 + 6 क्या होता है, 2, मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे जोड़ना जरा, 16 × 4 = 20, √29, सो इट शुड बी लाइक 2 डिवाइडेड बाय √29 यूनिट्स, मैच करो आंसर करिए। 8 आ रहा है, तो ऊपर कुछ गलती करिए, चेक करो फिर, -4, ये तो 0 हो ही गया है, -4 और +6 तो 2 ही होता है, फिर इधर कुछ गलती करिए, 1 -1 0, -1 -2, -1, नहीं, -1 -2 करोगे ना, तो +1 ही तो डाला है, देन व्हाट, 1 -3 -2 डाला है, सही तो डाला है सब कुछ, -1 1 -2 1 2 -2, ठीक है। ये गलती तो नहीं करती, -2, पर नीचे क्या आ रहा है, √29 आ रहा है ना, तो नीचे का तो सही है मतलब, है ना, तो फिर मल्टीप्लाई करने में गलती करी है, 2 × 0, -4 × 1 ही तो होगा, बीच वाला कह रहे हो, बीच वाला देख लो, चलो फिर से, -1 × -2 2, देखो, -1 × -2 2, -1 -2 इज -2, तो 2 + 2 4, अच्छा अपन ने -4 लिखा, अच्छा लेकिन उसका साइन भी तो चेंज करते हैं ना, 4 तो आ गया था, लेकिन बीच वाले का साइन भी तो चेंज करते हैं, तो सही तो है। देखो ये गया, -1 -2 2, फिर एक माइनस, एंड 1 × -2 इज -2, तो इट इज अल्टीमेटली 4, एंड बीच वाले का साइन चेंज किया तभी तो -4 लिखा, ठीक है ना। और -4 × 1 फिर -4 ही तो होगा, एंड इट इज लाइक 6, -3 × -2 इज लाइक 6। इधर तो नहीं गलती करी, एक बार चेक कर लो, इधर भी 1, देन -2 1 -2 +3, नीचे से आओ, 1 -1, यस, गलती पकड़ में आई, हमने एक चीज नोटिस नहीं करी जल्दीबाजी में, तो आई विल सजेस्ट, फिर जैसे आपने ऊपर वाले को चेंज किया ना, वैसे ही नीचे वाले को चेंज, नीचे वाले के चेंजेस में गलती कर दी हमने, ये अलग अलग तो पकड़ लिया, इसके पीछे ओवरऑल माइनस साइन, ये कौन पकड़ेगा, इसमें ओवरऑल माइनस साइन है ना, तो ये जो के कैप है ये भी यहाँ पे -k कैप है, और वो प्लस है, दोनों के चेंज होंगे ना, तो इट इज लाइक ये -k कैप करो, और वो +2 k कैप करो। अच्छा, इसको तो सही किया है अपन ने, है ना, इस ये माइनस ही लिया है हमने, ये सही लिया है ना, उसको तो सही ले लिया, इस +1 को अपन एज इट इज कॉपी कर लिया ना, +1 के पीछे माइनस को इग्नोर कर दिया, तो ये -k, ठीक है, अब सही करो चलो, तो फिर तो सब कुछ ही चेंज हो जाना चाहिए, 0 -1 -2 ये सही किया होगा, -1 -3 -4 हो गया होगा वो यहाँ पे, राइट, -4, ओके, ठीक है, और इधर तो ये अरेंजमेंट ही रहेगा, है ना,
इधर तो ये अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि गलती तो इधर ही थी है ना। हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन करो तो -3 इंटू -4, -3 इंटू -4 -12, ठीक है। सॉरी, -3 इंटू -4 लिखूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो इट इज लाइक +12, और 12 -4 इज 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज में गलती नहीं हुई, तो मैग्नीट्यूड में गलती नहीं हुई। गलती कहाँ हुई? ऊपर A2 - A1 में गलती हुई। तो इसका मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? 8/√29 एग्जैक्टली मैच कर गया, ठीक है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जैसे फर्स्ट वेक्टर को अपन ने चेंज किया ना, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके फिर छांटा, तो टू टू मेक इट सेफ, भाई गलती ना हो जाए, क्योंकि हो गई, देखो हम कई बार क्या होता है, ओवर स्मार्टनेस गलती करा देती है ना। तो हमने करके देखा, हमसे गलती हो गई, तो इससे हमको ये लेंगे कि शायद एक ही तो क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबको सबसे मल्टीप्लाई करा के, और जैसे पहले वाले को हमने अलग 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 छाटा, वैसे ही अलग अलग इसको भी छाट के अपन इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब एक मलाल रह गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन ही नहीं मिला। हाँ, पैरेलल लाइंस है ना। अब नहीं मिला तो साहब एग्जाम में तो आ सकता है। तो कम टू द एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 12, आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। एक क्वेश्चन तो कर लें फॉर आवर प्रैक्टिस, मान लो एग्जाम में आ जाए तो हम अगर क्वेश्चन ही नहीं करके पहुंचेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। तो देखो, इसमें इसके 2 3 6 एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स वेक्टर B1 और वेक्टर B2 पैरेलल है, दैट मीन्स लाइंस भी क्या है? पैरेलल है। तो फॉर्मूला ये बताएगा कोई, अब बताएगा कोई फॉर्मूला? मैग्नी मैग्नीट्यूड A×B। A2 - A1 तो चलेगा ही चलेगा, कोई रोकेगा ही नहीं उसको। तो देखो, फॉर्मूले में चेंज, चलो लर्निंग टेक्निक पे बात करते हैं। देखो, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? A2 - A1, हाँ भले कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो या वहां लगा दो, है ना। और फिर डॉट प्रोडक्ट था B1 × B2। अब B1 B2 अलग तो है ही नहीं, तो केवल B रहेगा, केवल B रहेगा। तो क्रॉस किससे करूंगा? अभी क्रॉस होगा, बीच में ही क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर बी से क्रॉस, क्योंकि B1 B2 तो अलग अलग है नहीं। ठीक है, और इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, समझ गए? याद रह जाएगा फॉर्मूला। चलो जी, अब A2 - A1 कर दें। तो A2 - A1 करने के लिए 3 - 1 टू 2 i कैप, है ना। देन 3 - 2 प्लस j कैप। देन व्हाट? -5 -4, यानी -5 + 4 यानी -k कैप। फाइन। इसका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी यही वाला है ना। 2 i कैप +3 j कैप +6 k कैप। और नीचे जो है इस सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, राइट। यानी 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस, इसमें भी आप वो कर सकते हो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पहले तैयार कर लो। और ऊपर जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसलिए एक मॉडुलस भी लगाना है। अब ऊपर पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके आना पड़ेगा, करो। तो ऊपर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक i कैप j कैप k कैप। और इनकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, 2 1, यस, डिवाइडेड बाय, सॉरी नीचे 2 3 6, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दीजिए। इसका तो करना है आपको, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है इसको। तो और ये करो, 4 + 9 + 4 13 और 36, √49 दैट मीन्स 7 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। चलो इधर आ जाओ, इक्वल टू। अब इसका क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो फिर डबल बार्स लगेंगे ना, ये तो केवल वेक्टर सॉल्व करने के लिए बार्स लगा, मैग्नीट्यूड के लिए एक बार और लग जाएगा, डबल बार। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करो। 6 6 × 1 = 6 माइनस -3, तो 6 + 3 9 i कैप, राइट। ठीक है, उसके बाद आओ, ये गया ये गया, 6 2 = 12 -2, 12 - -2 यानी 12 + 2 14, और एक नेगेटिव लगेगा तो -14 जेकब, जेकब वाला वैसे भी नेगेटिव रहता है। ये गया 3 2 = 6 -2 यानी 4 के क्या। और इसके आगे अब ये लगा दो, एक एक बार तो सोल्व हो गया, मतलब डिटरमिनेंट ग्रीन वाला बार तो सोल्व हो गया, बाहर ब्लू वाला बार है ये, डिवाइडेड बाय 7। अब इसका भी मैग्नीट्यूड कर दो, तो 81 196 16 डिवाइडेड बाय 7 करना जरा। 6 और 6 12 और एक 13 बचे, एक 9 9 18 और एक 19, दो 293, √293 डिवाइडेड बाय 7। √293 सॉल्वेबल है, चेक करो। 9 2 11 और 3 14, 3 से तो नहीं कट रहा, 7 से कट रहा हो, देखो 7 4 = 28 से भी नहीं कट रहा, तो फिर आंसर यही है, चेक करो। एग्जाम्पल है ना।
यस, √293/7 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का भी एक क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, सो इन ऑल हमने सारी प्रैक्टिस कर ली है ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कॉन्सेप्ट। ओके, अब कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन। कल स्टार्ट होगा सबसे धांसू कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पूरा 3D को वर्चुअली इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। कोशिश करूंगा मैं भी इमेजिन करवा पाऊँ आपको, बट आपको भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रेडी हो जाना पड़ेगा कि आज 3D में चलना है अपने को, राइट। ठीक है, चलो जाओ और टाइम पे आना, 7 बजे, मतलब 7 बजे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।